Everyone, myself Dr. Milind, and today's topic of discussion will be under the endocrinology section, that is adrenal disorders. Or primarily, first we will discuss what are the functions or how the adrenal glands works, basically its feedback mechanism, its layers and its hormones, and then we will discuss primarily today two diseases, that is under included primary hyperaldosteronism, that is cons, and adrenal hyperplasia. So even if you are first year or second year, you can easily understand the lecture. First, I will cover the basics of the functioning and feedback mechanism of the adrenal gland. Then I will come to the diagnosis and cause and symptoms and treatment of the disease. ठीक है? तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं what are the function of adrenal gland and where adrenal gland is basically situated. तो ये दोनों किडनीज होती है और इसके अंदर यूजुअली जो राइट किडनी होती है that will be slightly lower due to the liver, और दोनों किडनी पे छोटी छोटी स्मॉल एड्रिनल ग्लैंड्स होती है. They are very little but they have very significant role in our vital daily life survival. तो इन एड्रिनल से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि अपने डे टू डे लाइफ में वी नीड देम 24 आवर्स एंड सम ऑफ देम वी नीड इन वेरी डेंजरस सिचुएशन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. तो अब इसके अंदर जो दोनों एड्रिनल होते हैं, पहली बात आपको पता ना होनी चाहिए, दे आर नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल, दोनों एक जैसी नहीं दिखती है. वन एड्रिनल इज ट्रायंगुलर एंड अदर वन इज सम लाइक ए बनाना शेप. ठीक है. सेकंड ऑफ ऑल, एड्रिनल के दो भागों में अपने एड्रिनल में डिवाइड करा होता है. वन इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड वन इज एड्रिनल मेडुला. एड्रिनल मेडुला, मेडुला का मतलब इन जनरल अपना है कि बीच में सिचुएटेड है, कॉर्टेक्स मतलब पेरिफेरी में सिचुएटेड है. तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती है. ठीक है. ये ऐसी चीज है जो का आपको फर्स्ट ईयर से लेके एट द एंड ऑफ योर करियर यू शुड नो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है और ये नहीं पता होता तो कई बार अपने ब्लंडर करता है. आई विल टेल यू हाउ. तो अब होता क्या है कि इसमें जो कॉर्टेक्स है इसकी 3 लेयर है. द आउटर मोस्ट इज जोना ग्लोमेरुलसा जो कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करती है. द मिडल वन इज जोना फेसिकुलेटा, फंसी हुई है बीच में है इसलिए, that secretes cortisol, and innermost is zona reticularis that secretes sex corticoids or sex steroids. The innermost is small adrenal medulla जो कि बहुत छोटा है लेकिन अपनी डेंजरस सिचुएशन में फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में अपनी हेल्प सबसे ज्यादा यही करता है. ठीक है. अब एक बात ध्यान रखना है, एनीबडी कैन टेल कि ACTH regulates all 3, that is aldosterone, cortisol and sex steroids. Tell me yes or no whether you know it, that whether ACTH controls all 3 axes or not. यहाँ से मतलब I just can understand how your basic physiology is. yes या no पर तो रिप्लाई करो यार, ऐसे मत करो. ACTH क्या तीनों एक्सेस को कंट्रोल करता है, अपने को पता है. हाइपोथैलेमस से CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो कि नीचे ACTH बनाता है. ACTH सिर्फ ये सिली मिस्टेक नहीं करना, ACTH doesn't increase aldosterone, ACTH doesn't increase sex corticoids. ठीक है. ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है लेकिन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स की तीनों लेयर्स पे नहीं काम करता है, सिर्फ आउटर मोस्ट मिडल मोस्ट लेयर दैट इज जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल रिलीज कराने का काम करता है. तो all three layers of the adrenal cortex have different hormones and are under different axes. तीनों ही का अलग एक्सिस है, तीनों का ही अलग हार्मोन है और तीनों का ही अलग और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो सबसे पहले आउटर मोस्ट आता है दैट इज जोना रेटिकुलरिस. ये किसके अंडर कंट्रोल है? इट इज ओनली द अंडर कंट्रोल ऑफ बीपी. बीपी कम होगा तो रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, ACTH से अनअफेक्टेड रहता है. तो इसीलिए पूछा जाता है अगर आपने पिट्यूटरी निकाल दी तो कौन सा ऑर्गन अनअफेक्टेड रहेगा? दैट विल बी द outermost layer of adrenal cortex, that is zona reticularis. ठीक है. तो बीपी कम होएगा, देन रास स्टिमुलेट होएगा क्योंकि रास मैंने बताया बीपी बढ़ाने का काम करता है, और दैट विल स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन. और एल्डोस्टेरोन अपने DCT पे ENaC चैनल्स, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स से सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा और रॉम के चैनल से पोटेशियम को बाहर निकलवाएगा, और सॉल्ट और वाटर रिटेन होने से अपना फ्लूइड बढ़ेगा और एंजियोटेंसिन से वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो दोनों चीजों से बीपी बढ़ेगा. तो दैट इज द aldosterone secretion is under the regulation of the only RAS mechanism that is dedicated by the BP only.
अब अपना बात आता है बीच का लेयर, दैट इज जोना फेसिकुलेटा, जो कि दोनों लेयर्स के बीच में फंसी हुई है। वो क्या सिक्रिएट करती है? वो कॉर्टिसोल सिक्रिएट करती है। और कॉर्टिसोल किसके अंडर कंट्रोल में होता है? कॉर्टिसोल इज अंडर कंट्रोल ऑफ एसीटीएच। हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकलता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उससे एसीटीएच निकलता है, और वो फाइनली मिडिल लेयर को कंट्रोल करता है, दैट इज जोना फेसिकुलेटा, जो कि कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल मेरी बॉडी में शुगर को कम नहीं होने देगा। तो रास मैकेनिज्म तो बचा रहा है मेरे को हाइपोटेंशन से। और जो मिडल लेयर है कॉर्टिसोल, दैट इज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम डाइंग ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया। जैसे मैंने 12 घंटे कुछ खाना नहीं खाया, तो ऐसा थोड़ी ना कि 12 घंटे कुछ खाना नहीं खाया तो आइडियली तो मैं हाइपोग्लाइसीमिया से मरना चाहता हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन द stress hormones, that is epinephrine, norepinephrine, cortisol, growth hormone, they all work together to raise your blood sugar levels by gluconeogenesis. इसीलिए इंसुलिन इज ए वेरी वेरी पोटेंट हार्मोन। लाइक अकेले इंसुलिन के लिए यू नीड 4 to 5 हार्मोन, दैट इज ग्लूकागॉन, दैट इज कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आपकी शुगर बढ़ाने के लिए। दैट इज हाउ पोटेंट इंसुलिन इज। और इंसुलिन इसीलिए is a very strong anabolic hormone, and the problem is it is very very strong। तो जो बंदे नॉन डायबिटिक है, बॉडी बिल्डर्स है, they are using it for increase in the amount of glucose in their muscles, causing increase amount of the muscle size। तो उसके कारण it is causing most frequent deaths among the body builders, मैंने आपको पहले भी बताया था। So this is about the middle layer. Now the innermost layer is zona reticularis, that is secreting the sex steroid, that is primarily DHEA, dehydroepiandrosterone, जो कि अपना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। और दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिन का जो GnRH निकलता है, उससे LHFSH निकलता है पिट्यूटरी से, that regulates the adrenal cortex की innermost layer, that is zona reticularis। अब सबसे लास्ट में आता है zona एड्रिनल मेडुला, दैट सिक्रीट्स एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि सिर्फ एक पल्सेटाइल जब नीड होती है तभी सिक्रीट होता है। दैट इज अंडर द फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स। जब भी अपने पास कोई भी डेंजरस सिचुएशन आती है, आपने देखा होगा, भले आप पेपर में एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आपकी किसी के साथ कोई घास होनी होगी, लड़ाई होगी, या फिर यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तो आपकी बॉडी में एकदम से टैकीकार्डिया होता है, पैल्पिटेशन होते हैं, your pupils get dilated, the bowel and gut movement and the bladder movement also stops, and you have a diaphoresis। So these are the mechanism of fight flight fright response that are under the epinephrine। ठीक है, so these are about the layers of the adrenal medulla। इस सारी राम कहानी से adrenal medulla and adrenal cortex, इससे मैं सबको ये बात बताना चाहता था कि the aldosterone is not regulated by ACTH, that is the most common silly mistake that we do। It is mainly by the BP and secondly by the potassium levels। तो आपको ये ध्यान रखना है, it is not regulated by ACTH, that is what I want to tell you and that is what I want you to learn any time, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपने बात आते हैं प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म की। एक बात ध्यान रखना, एड्रिनल मेडुला, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन मेनली प्राइमरीली एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है, मिनिमम अमाउंट में डोपामिन। तीनों ही हार्मोन किससे बनते हैं? बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया है तीनों हार्मोन किससे बनते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनीबॉडी हैव आइडिया किससे बनते हैं? देखो ये जाके आज पढ़ना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी रेलेवेंट। इट इज मेड बाय टायरोसिन, है ना। टायरोसिन मेक्स ऑल थ्री हार्मोन्स। आप अपनी फार्मा के जाके एक्सेस में देखना हाउ दे आर मेड, एंड आल्सो यू कैन सी इन योर biochemistry also। So these all are made by the tyrosine। और जो अपना नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, इनका फाइनल दे एक्सक्रीट आउट इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज मेटाबोलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ VMA, वेनाइल मेंडेलिक एसिड। और जबकि डोपामिन इज एक्सक्रीटेड आउट और कन्वर्टेड मेटाबोलाइज्ड इनटू HMA, होमोवेलेनिक एसिड। तो इसमें मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? होमोवेलेनिक एसिड। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है? The byproduct of the final excretion product of epinephrine and norepinephrine is VMA, that is वेनिल मेंडेलिक एसिड। इसीलिए आप फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर आपने पढ़ा होगा यूरिनरी मेटानेफ्रिनिया बेस्ट रहता है, यूरिनरी VMA लेवल्स कराते हो आप, बिकॉज नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है, तो आप उनको डिटेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है फियोक्रोमोसाइटोमा से
आपसे 30 घंटे पहले थोड़ा अमाउंट में एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ज्यादा निकला था, एकदम से या तो उसकी कमर पे किसी ने मुक्का मार दिया या फिर ड्यू टू इट्स ट्यूमरस नेचर इसने सडन रिलीज करा एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन उनकी हाफ लाइफ तो 2 से 4 मिनट तक होती है, वो तो आपकी ब्लड से वैनिश होगी, नाउ दे विल नॉट बी सीन इन यूरिन और योर ब्लड। तो आप क्या कराओगे, उनका बाय प्रोडक्ट जो कि 24 घंटे तक आपकी यूरिन में घूम रहा था, तो बीएमए लेवल्स कराओगे। सो आई होप इट इज क्लियर, जस्ट गिव ए थम्स अप अगर अब तक आपको स्पीड ज्यादा नहीं लग रही है। इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कोऑपरेट विद मी तो ठीक है यार, चलो बढ़िया, इफ इट इज फाइन देन आई विल कंटिन्यू। ठीक है, अब अपने बात करते हैं अपने आज का मेन टॉपिक पे, दैट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो यहाँ आई एम वर्ड नॉट यूजिंग हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, आई एम सेइंग प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो प्राइमरी का मतलब आपने हर जगह देखा है कि जिस ग्लैंड के बारे में बात करें प्रॉब्लम वही है, दैट इज द प्राइमरी थिंग। ठीक है, सेकेंडरी मतलब उस पर प्रॉब्लम नहीं है, उससे ऊपर वाले पर है। जैसे आप पढ़ते हो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म का कॉज क्या होता है, हाशिमोटो, जहां थायराइड ही काम करने बंद कर दी, देयर इज नो डिफेक्ट इन द पिट्यूटरी। ठीक है, जैसे सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म जो कि मैंने पढ़ाया था शीहेन सिंड्रोम में, जहां थायराइड इज टोटली नॉर्मल बट उसको ऊपर से सिग्नल ही नहीं मिल रहा, पिट्यूटरी कट ऑफ हो चुकी है, उसकी सप्लाई अब कुछ बची नहीं है, तो पिट्यूटरी इज नॉट रिलीजिंग द टीएसएच, तो थायराइड स्टिमुलेट ही नहीं हो रहा, तो आपको बाहर से आर्टिफिशियल थायरोक्सिन देना पड़ता है, बिकॉज अपने पास आर्टिफिशियल टीएसएच का यूजुअली फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है और ना ही आप उसको 24 घंटे दे सकते। ठीक है, सो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब एड्रिनल ज्यादा सिक्रीट कर रहा है एल्डोस्टेरोन, और यहाँ आज सारी बात एल्डोस्टेरोन की होगी जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में अपने बीच वाली लेयर दैट इज कुशिंग पे बात करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में अपने मोस्ट इनर मोस्ट लेयर दैट इज जो कि जोना रेटिकुलरिस है, जो कि सेक्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज कर रही है, उन पे बात करेंगे। तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकाल रही है। तो अगर एड्रिनल एल्डोस्टेरोन ज्यादा निकाल रही है तो मैंने बताया था इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रास, और अगर ऑलरेडी एल्डोस्टेरोन ज्यादा है तो रास पे क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक होगा, तो रेनिन का लेवल क्या मिलेगा, लो मिलेगा। दैट इज व्हाट द बेसिक फंडाइज, आप इससे इन्वेस्टिगेशन का इजीली आंसर दे पाओगे। इट इज कॉल्ड एज लो रेनिन हाइपरटेंशन। लेकिन आपको मैंने जब कार्डियक पढ़ाया था तब मैंने डिस्कस करा था, और जब मैंने एबीजी का डिस्कशन करा था, then we discuss under hypokalemia, that is secondary hyperaldosteronism। secondary hyperaldosteronism क्या होता है, जहां या तो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम हो गया या फिर बीपी कम हो गया, उसके कारण रास का स्टिमुलेशन हो रहा है, तो रेनिन भी बढ़ रहा है और एल्डोस्टेरोन भी बढ़ रहा है, तो रेनिन भी बढ़ रहा है, एल्डोस्टेरोन भी बढ़ रहा है, और एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, पोटेशियम बाहर निकलवा रहा है, सॉल्ट और वाटर को रिटेन करा रहा है। ये कब होता था, जब CHF, CLD, CKD है ना, ये तीनों पेशेंट आपके पास कॉमनली आएंगे, फुल पानी से भरे हुए, पीडल इडीमा, पफी आईज, लेकिन सब में यू विल फाइंड हाइपोकेलेमिया एंड यू विल फाइंड इंक्रीज रेनिन एंड एल्डोस्टेरोन लेवल्स। व्हाई? क्योंकि आपकी किडनीज को, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था, किडनीज को फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी में फ्लूइड कितना है, उनको सिर्फ दे आर वेरी सेल्फिश एंड दैट इज गुड फॉर यू बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट व्हाट दे आर गेटिंग। अगर उनको सप्लाई कम मिल रही है तो ये मानेंगे कि मेरी पूरी बॉडी में पानी कम है, मेरी पूरी बॉडी का बीपी कम है। जैसे CHF में मेरे लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, मेरे पैरों में पानी भर रखा है, पीडल इडीमा हो रखा है, मेरे लंग्स में पल्मोनरी इडीमा हो रखा है, बट मेरी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है। CLD में भी सेम है, पीडल इडीमा हो रखा है, असाइटिस हो रखा है, लेकिन इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कम है, तो किडनी का परफ्यूजन पुअर होता है, और किडनी का परफ्यूजन पुअर होता है तो वो स्टिमुलेट करता है रास को, और रास स्टिमुलेट होता है तो रेनिन और एल्डोस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं, पोटेशियम का लेवल कम होता है। दीज आर कंडीशन नोन एज हाई रेनिन हाइपरटेंशन। यहाँ अपने बात कर रहे हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की, जहां एल्डोस्टेरोन पहले से ही ज्यादा है ड्यू टू यानी एडिनोमा और कैंसर और हाइपरप्लेजिया, जिसके कारण नेगेटिव फीडबैक से रेनिन का लेवल यहाँ कम मिलेगा। सो दिस इज अंडर द लो रेनिन हाइपरटेंशन। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को इस लेवल पे डाउट है तो अभी मेरे को बताओ, बिकॉज इट इज द कोर ऑफ ऑल दीज। आगे सब बातें इजी टू अंडरस्टैंड है, यानी सभी को क्लियर हो गया है। शुड आई रिपीट एनीथिंग? ठीक है, क्योंकि इसके बाद बहुत मतलब सिंपल डिस्कशन चलेगा, इसके बाद तो बस अपना सिम्टम्स पे चलेगा और डायग्नोसिस पे। ठीक है, चलो अब अपने बात करते हैं इसमें फाइंडिंग्स की। तो आपको एल्डोस्टेरोन का उसके लिए फंक्शन पता होना चाहिए।
एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इट कॉजेज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ई-नेक चैनल्स होते हैं, ई-नेक एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ई-एन-ए-सी। तो ये क्या करते हैं, बीसीटी के अंदर सोडियम, और जहां भी सोडियम नमक होगा वहां पानी होगा, सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब कराएंगे, बिकॉज इनका मकसद क्या है, बीपी बढ़ाना, फ्लूइड बढ़ाना। और किसकी अपने किसके लॉस पे ये ऐसा करेंगे, सोडियम को और H प्लस को लॉस करेंगे, क्योंकि मैंने पोटेशियम और H प्लस को लॉस कराएंगे, सॉरी, क्योंकि मैंने बताया था पोटेशियम और H प्लस हमेशा साथ रहते हैं। तो पोटेशियम और H प्लस बाहर निकलेगा और सोडियम और वाटर अंदर आएगा, तो इट विल कॉज हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस विद डायस्टोलिक हाइपरटेंशन और रेयरली मे बी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। मेन बात ये कि बीपी बढ़ेगा, इतना आपको लेवल पे आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं नहीं बता रहा एडिनोमा वर्सेस हाइपरप्लेजिया, क्योंकि दोनों में ये फीचर्स कॉमन आएंगे जो भी चल रहा है अभी डिस्कशन। तो एल्डोस्टेरोन ने ऐसे काम करा, ठीक है, उसने ऐसे काम कर दिया। अब अपनी नेक्स्ट बात आती है कि एल्डोस्टेरोन ने आपका पोटेशियम का लेवल कम कर दिया, एल्कलोसिस कर दिया, बीपी बढ़ा दिया, फ्लूइड बढ़ा दिया, लो रेनिन हाइपरटेंशन करा दिया। अब पेशेंट का क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेशेंट एक हेडेक्स के साथ आएगा, ठीक है। अब मैं आपको फाइनल मेन बात बताता हूँ, कौन सोचना कब है। आपके पास हाइपरटेंशन आते हैं, बहुत सारे आते हैं। पहली बात, कॉन्स और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इज द कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्लीज जस्ट टेल मी इन द ग्रुप, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। एक आ रहा है 25 ईयर ओल्ड मेल 180 बीपी के साथ, द मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा आपका, पहला थॉट क्या होना चाहिए उसमें, बताओ यार, पहला थॉट क्या होना चाहिए। आई हैव अर्लियर टोल्ड इन हाइपरटेंशन, अगर आपको नहीं पता आप मेरा हाइपरटेंशन वाला वीडियो जाके जरूर देखना। आई हैव टोल्ड यू द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। द फर्स्ट टेस्ट यू गेट इज डन इज रीनल डॉपलर, ठीक है। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अलावा कौन सिंड्रोम भी एक होता है। तो आपको एक 25 साल का बंदा बीपी ज्यादा के साथ आया है, तो आपको उसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस देखना है, साथ में उसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कराना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम कम है, यू शुड थिंक ऑफ you should think of hyperaldosteronism whether it is primary or secondary। लेकिन आप पीएचसी पे बैठे हो, एक 25 साल का बंदा हेडेक के साथ आ रहा है, आपने उसका हेडेक के लिए देखने के लिए आपने पहले तो एंजाइटी लेवल कर दिया पहली 2 बार में कि आपने नेप्रोक्सेन देके भेज दिया, बीपी चेक करानी, आपने सोचा 25 साल में क्या ही बीपी रेज्ड होगा। फिर तीसरी बार वो आया कि डॉक्टर साहब आपकी दवाइयों से नहीं आराम आ रहा है, एक बार आप बीपी चेक कर लो। पेशेंट कॉमनली सेज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड मोस्टली दे आर राइट। आपने उसका बीपी चेक करा, इन 25 ईयर ओल्ड मेल यू कैन गेट ए बीपी ऑफ 180। अब आपने क्या सोचा यार, इट इज आई शुड रूल आउट सेकेंडरी हाइपरटेंशन बिकॉज आई टोल्ड यू young or very old age you diagnose hypertension, you always rule out secondary hypertension। तो आप इसके अंदर क्या करते हो, यू गो फॉर बेसिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए डॉपलर नहीं हो पा रही है, यू गेट यूएसजी एब्डोपेल्विस टू सी बायलेटरल किडनीज। अगर एक किडनी छोटी और एक किडनी नॉर्मल साइज की, दैट मींस रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यूनिलेटरल है। ये मैंने बताया था, इजी वे है पेरीफेरी पे जहां डॉपलर अवेलेबल नहीं है वहां सिंपल सोनो से डायग्नोज करने का, क्योंकि एक जगह रीनल आर्टरी अगर नैरो होगी तो वो किडनी छोटी हो जाएगी, दूसरी वाली नॉर्मल रहेगी। अगर रीनल डॉपलर है तो आपने देखा है डॉपलर में एक किडनी छोटी, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस वो अलग चीज हो गया, उसका इंटरवेंशन अलग है। वो नॉर्मल है, आपने सिंपल पीएचसी पे बैठे बैठे उसका सीबीसी कराया, आरएफटी कराया, एलएफटी कराया। सीबीसी से क्वेश्चंस दिख जाएगा, कैसे क्वेश्चंस दिखेगा, टीएलसी ज्यादा होंगे बिकॉज स्टेरॉइड कॉजेज इंक्रीज टीएलसी एंड स्टेरॉइड कॉजेज न्यूट्रोफिलिया, तो उसके डीएलसी के अंदर न्यूट्रोफिल ज्यादा मिलेंगे। और अगर उसका पोटेशियम कम मिल रहा है, इमीडिएटली थिंक ऑफ 25 ईयर ओल्ड पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आया, यू शुड गो फॉर प्लाज्मा रेनिन एल्डोस्टेरोन रेशियो। अब आपको लगेगा कि यार ये पेशेंट कहीं कॉन्स का ना हो, तो आपने देखा कि यार उसका पोटेशियम कम आया है, आपने ईबीजी अगर अवेलेबल है तो ईबीजी करिए, आपने देखा एल्कलोसिस भी है तो कॉन्स के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के भी चांसेस, बिकॉज 90% केसेस आर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। नाउ यू विल गो फॉर हायर टेस्ट। अब आप उसका महंगा टेस्ट कराओगे, अगर आप ऑलरेडी पेरीफेरी में बैठे तो आप उसको बोलोगे बड़े हॉस्पिटल जाओ जहां प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन अपॉन प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन अपॉन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी पीएसी अपॉन पीआरए का रेशियो देखते हो। तो यहाँ मैंने बताया लो रेनिन हाइपरटेंशन, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर रेनिन कम होगा और ऊपर वाला न्यूमरेटर एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो रेशियो विल बी मोर देन 20:1। तो इससे आपका कंफर्म हो जाएगा इट इज प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोन। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोन जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे सीएलडी, जैसे सीकेडी, सीएचएफ, उन सब में क्या होता है, रेनिन और एल्डोस्टेरोन दोनों ही ज्यादा हो रहे थे, तो उसके कारण रेशियो विल बी लेस देन 10।
यहाँ मोर देन 20 होगा रेशियो, तो अब आपने डायग्नोज करा कि यार ये पेशेंट हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का तो है, ये कंफर्म है और कोई कॉज नहीं है इसका, ना कॉर्टिसोल इसका कॉज है, ना कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा इसका कॉज है, ना कुछ इसका कॉज है। इट इज ए केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अब आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का कॉज देखना है, क्या ये एक एडिनोमा था, क्या ये एक एड्रिनल कार्सिनोमा है, क्या ये एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, बिकॉज तीनों का मैनेजमेंट अलग है। अब आप सीटी उसकी कराओगे या एमआरआई कराओगे, शी इज प्रेग्नेंट यू गो फॉर एमआरआई, वरना आप सीटी कराओगे। तो अब आप सीटी में देखोगे कि अगर एक साइड का ही मास है, दैट इज यूनिलेटरल है, तो ये एडिनोमा का, अगर वेल सर्कमस्क्राइब्ड है, मार्जिन क्लियर है, तो विल थिंक ऑफ ए एडिनोमा। अगर एक साइड का मास है लेकिन हेमरेजिक है, डिफॉर्म्ड है, क्लियर मार्जिन्स नहीं है, देन यू विल थिंक ऑफ एड्रिनल कार्सिनोमा। और अगर दोनों साइड की एड्रिनल सिमेट्रिकली बढ़ी हुई है, देन यू विल थिंक ऑफ एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। So that is how you approach a case of adrenal hyperaldosteronism. Or if someone asks what is the goal, sorry, what is the gold standard for diagnosis of aldosteronism? Anybody, किसी को आइडिया कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आपका 100% कंफर्म हो जाएगा यार या तो ये कौन से या एडिनोमा है? देखो इसका आंसर है बायलेटरल एड्रिनल वीनस सैंपलिंग। ठीक है, इट इज ए वेरी लाइक नॉट इन्वेजिव, बट ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले करते हैं। और इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज द ब्रांच जो कि अभी इंडिया में बहुत कम जगह अवेलेबल है, लाइक इन द मोस्ट एम्स जोधपुर में, एम्स दिल्ली में या मेदांता में, और हायर सेंटर्स ओनली। तो इसमें क्या करते हो आप, अपनी वीना, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू नीचे से जाके, और जो छोटी छोटी 2 वेन एड्रिनल पे निकलती है, वहां जाके आप एड्रिनल वीनस सैंपलिंग करते हो बायलेटरल। अगर एडिनोमा होगा तो वो एक साइड से ही एल्डोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट कर रहा होगा, तो आपको यूनिलेटरली एड्रिनल वेन में सैंपल में एल्डोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा। अगर वो हाइपरप्लेजिया होगा, बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो दोनों एड्रिनल वेन में एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा मिलेगा। दैट इज हाउ यू सिंपली डायग्नोज द केस ऑफ adrenal adenoma versus adrenal hyperplasia. That is the gold standard, but not regularly used because it is not actually available. तो सिंपल टेस्ट आपने ब्लड के टेस्ट से देखा है, पोटेशियम कम है, एल्कलोसिस है, यंग बच्चा है, बीपी ज्यादा है, आपको सोचना है कौन सिंड्रोम या हाइपरप्लेजिया। ना यू गो फॉर ब्लड टेस्ट, आप प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी और प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन का रेशियो देखोगे। नाउ यू विल, इफ इट इज मोर देन 20:1, यू विल गो फॉर सीटी। दोनों साइड अगर मास आ गया, दैट इज likely a case of hyperplasia. अगर एक साइड ही सिर्फ enhancement आए, that is a case of adrenal adenoma. So that is how you diagnose a case of, approach a case of adrenal disorder. अब अपने बात करेंगे how do you treat the hyperaldosteronism. अगर ये प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म है ड्यू टू एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो यहाँ देखो हाइपरप्लेजिया और एबनॉर्मल सेल नहीं बढ़ रही, बस वहां की सेल्स ज्यादा काम कर रही है, और वो ज्यादा काम करके क्या सिक्रीट करती है, एल्डोस्टेरोन। इट इज नॉट ए ट्यूमर, इट इज जस्ट ए हाइपरप्लेजिया। तो क्या आप अपने बॉडी में हाइपरप्लेजिया को निकालते हो? क्या किसी फीमेल की ब्रेस्ट में हाइपरप्लेजिया होता है तो क्या आप उस ब्रेस्ट को रिमूव करते हो? या यूट्रस में हाइपरप्लेजिया होता है, क्या आप उसको यूट्रस को रिमूव करते हो? यू डू नॉट रिमूव देम। व्हाई? बिकॉज वो फिजियोलॉजिकली रेज्ड है या भले ही पैथोलॉजिकली रेज्ड है, इट इज नॉट ए ट्यूमर। आप उसको मेडिकल मैनेजमेंट से कंट्रोल करते हो, गिव देम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, दैट इज स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन। ठीक है, if it is a adenoma or a carcinoma, मतलब कोई ना कोई ट्यूमर है, doesn't matter whether it is benign or malignant, but यहाँ जो एडिनोमा है, that is causing a grave prognosis to the life of the patient, because 25 साल की उम्र में उसको हाइपरटेंशन करा रहा है और उसको लाइफ लॉन्ग एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और उस हाइपरटेंशन के कारण he may get a ICH or a IBH at a early age and also accelerated atherosclerosis. तो just remove the tumor. आप एक एड्रिनल निकाल दोगे, दूसरी एड्रिनल is sufficient to live. He will have a good life post operatively without any complication. Just आप प्री ऑपरेटिवली उस ट्यूमर का साइज कम करने के लिए क्या कर दोगे, स्पाइरोनोलेक्टोन दो दोगे, जिससे एल्डोस्टेरोन इनहिबिट होगा, ट्यूमर का साइज कम होगा। अब छोटा ट्यूमर निकालने में सर्जन को आसानी होगी, विल रिमूव द ट्यूमर। ठीक है, so this आज मैंने काफी क्विकली आई हैव कंक्लूडेड यू बिकॉज आप लोगों का कोऑपरेशन अच्छा रहा है। जस्ट गिव मी थम्स अप अगर समझ आ गया, डाउन आई विल गो टू द नोट्स और अपने नोट्स को फटाफट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी?
जस्ट गिव ए थम्स अप कि अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो देन डू टेल मी आल्सो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, वी कैन फ्रीली डिस्कस दैट टाइम आल्सो। नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन और अपने डिस्कस करेंगे कि जो भी अपनों ने पढ़ा है उसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। आप लोगों की स्पीड अच्छी हुई है, बढ़िया है, ठीक है। ये देखो, अब अपने देखते हैं एड्रिनल फंक्शन। तो ये देखो, ये किडनी पे छोटा सा ऊपर एड्रिनल पड़ा हुआ है। तो दोनों एड्रिनल, राइट एड्रिनल ऐसी होते हैं, लेफ्ट ऐसी होती है, दोनों का शेप अलग अलग होता है। बीच में जो रेड कलर का बना एड्रिनल मेडुला है, बोथ एड्रिनल आर नॉट बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो अब आप इसमें देखोगे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एड्रिनल की, देखो कॉर्टेक्स और मेडुला दो में डिवाइडेड है। आउटर मोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलस होती है। ग्लोमेरुलस मतलब ग्लोमेरुलस पे काम कर रही है, मतलब ऐसा हार्मोन जो ग्लोमेरुलस मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड, तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा ये। जोना फेसिकुलेटा फंसी हुई है बीच में, ये क्या सिक्रीट करेगी? स्टेरॉइड, जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन। रेटिकुलरिस सबसे अंदर है, ये एंड्रोजन जैसे डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन। एड्रिनल मेडुला जैसे स्ट्रेस हार्मोन स्टिमुलेट कर रही है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये अकेला एड्रिनल मेडुला है। ऑल थ्री लेयर्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स आर अंडर डिफरेंट एक्सिस। ये बात आपको समझनी जरूरी है। अगर बीपी कम होगा तो रास स्टिमुलेट होगा, और जस्ट सेकेंड, ठीक है। बीपी कम होगा तो रास स्टिमुलेट होगा, रास स्टिमुलेट होगा तो जोनोग्लोमेरुलस एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगी, जिससे सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा। Zona fasciculata is under the control of corticotropin releasing hormone from the hypothalamus, then ACTH from the pituitary. It will increase your sugar, prevent your hypoglycemia. Or zona reticularis secrete sex steroid that is under the control of pituitary by LH, FSH, not ACTH, that is under control by GnRH, gonadotropin releasing hormone. Adrenal medulla secrete mostly epinephrine and norepinephrine and least amount of the dopamine in the only fight flight fright condition. टायरोसिन जो होता है वो तीनों को बनाता है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन। ये क्वेश्चन सिंपल बायोकेम की क्वेश्चन, यू मस्ट नो दिस। नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन तो मेटाबोलाइज होता है वीएमए में, और डोपामिन मेटाबोलाइज होता है एचवीए में, होमोवेलेनिक एसिड में। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब बिना रेनिन के बढ़ रहा है, मतलब अकेला एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है। इसका कॉज 90% तो क्या होता है? एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, 10% केसेस में इट इज एड्रिनल एडिनोमा नोन एज कॉन्स ट्यूमर या कॉन सिंड्रोम। हियर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में कोई चेंज नहीं आता, तो इसलिए हार्ट के सिम्टम जैसे पैल्पिटेशन, ट्रेमर, ये सब नहीं आएंगे, अनलाइक फियोक्रोमोसाइटोमा। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यहाँ आप देखो एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है। यहाँ ये देखो, ये एपिकल साइड है जो ल्यूमन वाली साइड है, यहाँ से सोडियम, और सोडियम के साथ क्या आएगा? वाटर वाया ईनेक चैनल, और रोम के चैनल से पोटेशियम और H+ को लॉस करा देगा। तो इसके कारण क्या होगा? सोडियम और वाटर रिटेन होगा और H+ का लॉस होएगा। तो इसके कारण हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होएगा और बीपी ज्यादा बढ़ेगा पेशेंट का। सो दिस इज द, ये आप रास का मैकेनिज्म याद रख सकते हो। एंजियोटेंसिनोजन में ओजन आ रहा है, मतलब ये प्रोटीन है, जैसे फाइब्रिनोजन होता है। प्रोटीन कौन बनाता है? लीवर बनाता है। एंजियोटेंसिनोजन लीवर से निकल के ब्लड में शांति से घूमता रहा। अब जैसे आपका बीपी कम हुआ तो रेनिन रिलीज हुआ, रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करा, जो कि एस के द्वारा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एस किस में होता है? लंग में होता है। इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग्स कौन सी होती है? एस इनहिबिटर्स, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, ठीक है, एनालाप्रिल। एंजियोटेंसिनोजन ने क्या करता है? वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है, सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है और एडीएच को बढ़ाता है। So this is the pathophysiology and mechanism of hyperaldosteronism. फिर अपने बात करते हैं, एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये लिटरली आपके सामने केसेस आएंगे एंड समटाइम्स यू विल मिस दैट, आप उसको एबनॉर्मल मत मानना। एक 25 ईयर ओल्ड मेल है विद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन फेमस क्वेश्चन आपके आता है यूजुअली। ऐसी हाइपरटेंशन जो कि 3 ड्रग देने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा, 3 अलग अलग क्लास की ड्रग, सेम क्लास की नहीं होनी चाहिए, और जिसमें से कम एक डायूरेटिक होना चाहिए। मतलब आपने एक एस इनहिबिटर दे दिया, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया और एक आपने डायूरेटिक दे दिया, तब भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, with optimal dose and you have give enough time to the patient, now you will know label it as resistant hypertension। तो 25 साल का बंदा वीकनेस के साथ आ रहा है, हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है, आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट कराए, सोडियम तो नॉर्मल आया लेकिन पोटेशियम कम आया, बाइकार्ब ज्यादा आया, मतलब हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस। टीएलसी डीएलसी नॉर्मल आया, डायग्नोसिस क्या है? कॉन सिंड्रोम। कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा क्यों नहीं है? सीओए का मतलब कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, क्योंकि उसमें पोटेशियम नॉर्मल रहेगा और उसमें पल्सेस की एबनॉर्मलिटी मिलेगी, अपर और लोअर लिम्ब के पल्सेस की, और बैक पे शूजमान साइन मिलेगा। कुशिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि कुशिंग्स में
अदर फीचर तो कुशिंग्स के मिलेंगे, साथ ही साथ जैसे बफोले हम्प हो गया, एब्डोमिनल स्ट्रिया हो गए, लेकिन यू विल फाइंड टीएलसी एंड डीएलसी वुड बी एबनॉर्मल। इसमें टीएलसी रेज्ड होगा जिसमें मेजरली न्यूट्रोफिलिया होएगा। फियोक्रोमोसाइटोमा क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हमेशा हाइपरटेंशन नहीं होगा, और पोस्चरल हाइपोटेंशन और एपिसोडिक हाइपरटेंशन होगा, साथ में उसमें पोटेशियम और पीएच नॉर्मल रहेगा। तो ये पेशेंट आपके पास यंग पेशेंट या ओल्ड एज जो भी आएगा, हेडेक के साथ आएगा क्योंकि बीपी बढ़ा हो, मसल वीकनेस और क्रैम्प्स होंगे क्योंकि हाइपोकेलेमिया, और हाइपोकेलेमिया याद रखना कॉजेज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके कारण पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होता है। मैंने ईवीजी की सेक्शन में आपको बता रखा है, नहीं देखा हो तो ईवीजी वाला वीडियो देख लेना। ड्यू टू द गेन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है यहाँ, तो उसके कारण सॉल्ट एंड वाटर जब भी, तो बॉडी में पानी बढ़ेगा तो ऊपर जाके हार्ट पे लोड बढ़ेगा, तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड बढ़ेगा, जिसके कारण लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रहेगा। तो यहाँ मतलब गेन इज इक्वल टू लॉस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, सो देयर विल बी नो इडीमा इन द बॉडी। इस पेशेंट में इडीमा नहीं होगा। डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? सिंपल सा है, प्राइमरी क्लिनिकल डायग्नोसिस आपने देखा हाइपरटेंशन है, हाइपोकेलेमिक एल्कलोसिस है, आपने सोडियम पोटेशियम एबीजी कराया, आपको मिला कि भाई फाइंडिंग्स मिल गई है। अब आप प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन कंसंट्रेशन अपॉन प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी का रेशियो कराओगे, लेस देन 10 है तो इट इज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, क्योंकि रेनिन भी बढ़ रहा है और एल्डोस्टेरोन भी बढ़ रहा है, तो लेस देन 10 रहेगा रेशियो। तो CHF CRF नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर मोर देन 20 है तो मतलब अकेला एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है लेकिन रेनिन उतना नहीं बढ़ रहा, रेनिन कम हो रहा है, दैट इज अंडर द प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो इसमें कॉन्स और एड्रिनल हाइपरप्लेजिया आएगा। तो दीज आर हाई रेनिन हाइपरटेंशन, और ये क्या है? लो रेनिन हाइपरटेंशन। तो कॉन्स क्या है? लो रेनिन हाइपरटेंशन। ठीक है। फिर कंफर्म करने के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ, सलाइन इन्फ्यूजन टेस्ट करा सकते हो। देखो आपको और मेरे को अपने नॉर्मल सलाइन की ड्रिप चढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए? बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो गया तो एल्डोस्टेरोन कम होना चाहिए, तो एल्डोस्टेरोन भी कम होना चाहिए और यूरिन से सोडियम भी ज्यादा निकलना चाहिए क्योंकि एल्डोस्टेरोन कम हो गया। लेकिन जो पेशेंट कॉन्स का है उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर एल्डोस्टेरोन इज अंडर नॉट द कंट्रोल ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म। वो धमाधम 24 घंटे एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करे जा रहा है। तो भले आप उसको 1 लीटर सलाइन भी चढ़ा दोगे ना, उसके बाद भी आप उसका 24 आवर यूरिनरी सोडियम और एल्डोस्टेरोन कराओगे ना, तो यूरिनरी सोडियम कम मिलेगा और एल्डोस्टेरोन ज्यादा मिलेगा, मतलब वो सप्रेस ही नहीं हो रहा। दैट इज हाउ यू डायग्नोज कॉन सिंड्रोम। ठीक है। तो ये देखो इसने प्यारी सी फोटो बनाई हुई है, मेड कॉमिक्स इज लाइक वेरी गुड साइट। तो प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में कॉन सिंड्रोम में क्या होता है? अकेला एक एड्रिनल, देखो ये छोटी सी किडनी है, इसके ऊपर इतना बड़ा एल्डोस्टेरोन धमाधम एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है ट्यूमर के कारण, तो ये सर्जरी आप इसमें ट्रीटमेंट करोगे। बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, दोनों ये देखो ये दोनों सिमेट्रिकली बढ़े हुए हैं, तो ट्रीटमेंट स्पाइरोलेक्टोन करोगे, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक। दोनों में क्या मिल रहा है? हाइपरटेंशन, हाइपोकेलेमिया, लो प्लाज्मा रेनिन। ठीक है। फिर अब आप करोगे सॉल्ट लोडिंग टेस्ट, अपने डिस्कस कर लिए। फिर सीटी कराओगे, सीटी में यू कैन फाइंड इधर नॉर्मल ग्लैंड, तो मतलब डायग्नोसिस कुछ और है, या फिर दोनों ग्लैंड में साइज में बढ़ी हुई है, या फिर सी ये देखो वेल सर्कमस्क्राइब्ड क्लियर मार्जिन्स का है, नो हेमरेज है, दैट इज एड्रिनल एडिनोमा। इसके देखो एबनॉर्मल मार्जिन्स है और हेमरेजिक हो रखा है, हेमरेज हो रखा है इसके अंदर, तो दैट इज ए केस ऑफ एड्रिनल कार्सिनोमा। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? बायलेटरल एड्रिनल वीनस सैंपलिंग। ये देखो आप कैथेटर डालोगे फीमोरल वेन के अंदर, वहां से वीना केवा के अंदर गए, वीना केवा से दोनों छोटी छोटी एड्रिनल के अंदर जाओगे एंड यू विल सी कंसंट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इन बोथ। अगर दोनों में इक्वल है, ज्यादा है, मतलब हाइपरप्लेजिया का केस है, एक साइड ही ज्यादा है मतलब एडिनोमा के केस है। तो ट्रीटमेंट क्या करोगे? यूनिलेटरल डिजीज है तो आप प्री ऑपरेटिवली स्पाइरोलेक्टोन दे दो और बाद में एड्रिनल को वहां से बाहर निकाल दो, और अगर बायलेटरल हाइपरप्लेजिया है तो सिर्फ स्पाइरोलेक्टोन दे दो। अब आपका फार्मा का क्वेश्चन, अगर मेल है या गायनेकोमेस्टिया है, जैसे हमारे पास आते थे वहाँ CHF के पेशेंट जिनको हम 5 साल तक 10 साल तक स्पाइरोलेक्टोन दे रहे हैं, तो उनमें गायनेकोमेस्टिया होता था। लेकिन सी स्पाइरोलेक्टोन इज चीप, इज इजीली अवेलेबल इन द गवर्नमेंट सेक्टर, and a 60-year-old male usually doesn't care about gynecomastia and they never complain either, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू हैव डीलिंग विद ए पेशेंट, ए 25-year-old who is a model and is suffering from कॉन सिंड्रोम, तो एंड ही इज अफोर्डेबल, तो आप उसको बोलोगे कि यार यू शुड गो फॉर एप्लीरेनॉन, बिकॉज एप्लीरेनॉन में मेल्स के लिए सेफ होता है। स्पाइरोलेक्टोन क्या करता है? पार्शियली टेस्टोस्टेरोन को भी इनहिबिट करता है। एप्लीरेनॉन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक
फॉर योर एल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करता है, दूसरे हार्मोन को इनहिबिट नहीं करता, एंड्रोजन्स को, तो इसके कारण उसमें गायनेकोमास्टिया नहीं होता। एक लेटेस्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अब देखो दीज आर द वंडर ड्रग्स, है ना, बिकॉज ये रास के मैकेनिज्म पे काम कर रही है। रास डायबिटीज पेशेंट में भी बढ़ जाता है, सीएचएफ सीकेडी के पेशेंट में भी बढ़ता है। तो आप क्या चाहते हो, सीकेडी में इवेंचुअली ये रास कम हो जाता है बिकॉज रेनिन रिलीज ही नहीं हो पाता, किडनीज फंक्शनल नहीं हो पाती, तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होता। तो होता क्या है, आपसे पूछेंगे ऐसा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो कि सीकेडी में भी सेफ है, मतलब नॉर्मली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आप 1.4 क्रिएट से ऊपर नहीं देते बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया, लेकिन ऐसा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो कि न्यूअर ड्रग है मार्केट में, बहुत पोटेंट है, बहुत अच्छा आउटकम है, दैट इज फिनरिनॉन। तो किसी का क्रेटिनिन 3 है, डायबिटिक है, नेफ्रोपैथी में जा चुका है और हाइपरटेंशन भी, यू कैन गिव हिम फिनरिनॉन, इट हैज वेरी गुड मैकेनिज्म एक्शन बिकॉज ये मेन पैथोफिजियोलॉजी पे काम कर रहा है। सो आई होप यार क्लियर हुआ, कुछ तुम्हारे को बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आज से, ठीक है। इफ यू हैव डाउट यू कैन फ्रीली मैसेज मी।